जी, मेरा नाम नरपत सिंह चारण है और मैं बीकानेर जिले के लूणकरसर तहसील का निवासी हूँ और मैंने मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे गांव के विद्यालय से की है और उसके बाद 10वीं है वो मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कालू है वहाँ पे की है और उसके बाद में मैंने जो स्नातक की शिक्षा है सर वो मैंने डूंगर कॉलेज से और उसके बाद में परास्नातक की जो शिक्षा है वो भी डूंगर कॉलेज से स्वयं पाठी के रूप में की है और उसके बाद में मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर के तैयारी इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर बोर्ड के सामने उपस्थित हूँ। जी। आप अपने नाम का अर्थ बता पाएंगे? जी, मेरा नाम नरपत नाम है तो नरपत नाम का जो हिंदी में जो मीनिंग है उसका अर्थ है सर, उसका अर्थ है राजा। जी। आपने छोटी देवी मेमोरियल माध्यमिक विद्यालय से 12वीं की है, तो ये छोटी देवी कौन थे? जी सर, ये तो जो डीडवाना नागौर से मैंने ये छोटी देवी मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय से की है। तो सर ये तो छोटी देवी तो जिन जो संस्थापक है उनके शायद माता जी का नाम है, जहाँ तक मेरी जी। जानकारी में। महाराज गंगा सिंह जी का योगदान क्या रहा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में? जी, जैसा कि सभी को विदित है और इतिहास की पुस्तकों में भी हमें सर देखने को मिलता है कि गंगा सिंह जी बीकानेर के एक लोकप्रिय शासक रहे हैं और इन्हें भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अगर आज़ादी के आंदोलन की बात की जाए तो इन्होंने जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने है वो प्रतिनिधित्व किया था सर। जी। तो फिर इतने अगर लोकप्रिय थे तो इनके समय में किसान आंदोलन हुए, तो इसका क्या कारण रहा? इसका मतलब या तो लोकप्रिय नहीं थे। सर किसी भी राजा या किसी भी शासक के लिए परिस्थितियां बदलती रहती है। गंगा सिंह जी जब गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे तो पीछे से उनके जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे राजस्थान के हर प्रांत के अंदर, हर रजवाड़े के अंदर, तो उसी के जो उनके जो प्रजामंडल हितैषी जो लोग थे तो उनमें मग्गाराम वैद्य जी थे और उनके साथी थे, उन्होंने मिलकर के यहाँ पर है वो उनके गंगा सिंह जी के विरुद्ध है वो पुस्तकें या और पत्र है वो वितरित करवा दिए थे। उससे गंगा सिंह जी है वो क्रोधित हो गए और उनको सर दंडित किया था। और आंदोलन जहां तक चल रहे थे तो वो तो पूरे राजस्थान के अंदर ही चल रहे थे सर उस समय, क्योंकि वो जो प्रजा परिषद थी राजस्थान के और जो केंद्रीय नेतृत्व के अधीन ये काम कर रहे थे, तो सब मिलकर के पूरे राजस्थान के सभी प्रांतों में प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे सर। बीकानेर जी। में भी उसी का एक भाग था सर। जी। तो अपने काली माता जी का मंदिर है, उनको वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? जी सर। देशनोक में काली माता जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? जी, गंगा सिंह जी और बीकानेर के सभी राठौड़ शासकों पर सर गंगा माँ करणी माता का है वो वरदहस्त रहा है। तो बीकानेर के जितने भी शासक है उनका कुछ न कुछ योगदान उसमें मंदिर में निर्माण में रहा है। और जहाँ तक उसके वर्तमान स्वरूप की बात है तो गंगा सिंह जी तक उन्होंने निर्माण कार्य जैसा कि राठौड़ राजवंश के सभी शासकों ने करवाया, लेकिन गंगा सिंह जी ने अंत में इनका निर्माण कार्य में भी उनका भी योगदान रहा सर। जी। जो मतीरे की राड हुई थी उसमें विजेता कौन रहा था जी? जी सर, मतीरे की राड 1644 में हुई थी जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और जी। अब विजय उसमें शायद बीकानेर राज्य की हुई थी सर, मैं इस बात पर अभी कंफर्म नहीं हूँ सर। तो बीकानेर के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन रहे? बीकानेर जिले से सर प्रसिद्ध साहित्यकार अगर पहले की बात की जाए तो अब वर्तमान स्वरूप वर्तमान अगर आधुनिक साहित्य में बात की जाए तो नंद किशोर आचार्य जी हैं जिन्हें अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, हरीश बादानी जी हैं और भी सर, और भी जो मधु आचार्य जी है जिनको भी उनको भी पुरस्कार मिला है, और भी लोग हैं। जी, इनके और द्वारा कोई पत्रिकाएं जो बीकानेर से निकाली हो? जी सर। इनके बादामी के द्वारा जो पत्रिका जो बीकानेर से निकाली हो, नाम बता पाएंगे?
जी सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ। जी। और राजस्थानी साहित्य में बीकानेर के रचनाकारों का क्या योगदान है? राजस्थानी साहित्य में सर? जी। जी सर, राजस्थानी साहित्य में भी जैसे कि हरीश बादाणी जी हैं, उन्होंने राजस्थानी साहित्य में भी काफी रचनाएं लिखी हैं। और इसके अलावा मधु आचार्य आशावादी का नाम जैसे मैंने बताया, तो उनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार गुआर्ड रचना पे मिला है, वो राजस्थानी में ही है। और इस प्रकार से और भी लेखक हैं सर, जिन्होंने राजस्थानी में लेखन किया है। और जी। वर्तमान में अगर बात की जाए इस आधुनिक समय में राजस्थानी में, तो नानू राम जी संस्कृता है कालू के, उन्होंने काफी अच्छा साहित्य लिखा है राजस्थानी के अंदर। जी। और भी डॉक्टर इंदिरा गजादान जी गांधी। चारण है, मदन जी लड्डा है। जी। जी। ये वर्तमान समय में राजस्थानी में अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। जी। इंदिरा गांधी नहर की जो दाहिनी तरफ की जो नहर है वो बीकानेर में कौन कौन सी है? जी सर, आवाज में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम, वापस एक बार प्रश्न दोहरा दें तो अच्छा रहेगा। जी। इंदिरा गांधी के जो दाहिनी तरफ जो जितनी नहरें निकाली गई है, लिफ्ट नहरें, वो कौन कौन सी है? दाहिनी तरफ? जी। राइट साइड। जी सर, जम पूरा अभी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जहां तक है कंवर से लिफ्ट नहर है वो शायद सर दाहिनी तरफ है। और कुंभाराम साहब वाली लिफ्ट नहर है, वो भी शायद दाहिनी तरफ है। जी। वैसे बाईं तरफ है सर। जी सर। ये बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड में है ये मेरा। दोनों ही क्या सर? जी सर। आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। थैंक यू सर। जी नरपत जी, जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, क्या पढ़ के आए आप आज? जी सर, मैं आदिकाल पढ़ के आया सर। जी, आदिकाल पढ़ के आए हैं आप। तो आदिकालीन साहित्य की कोई 5 प्रवृत्तियां बताइए। आदिकालीन जो साहित्य है वो मूलतः सर वीर रसात्मक काव्य है और श्रृंगार, इन दो रसों पर प्रमुखतः लिखा गया है। और इसमें संकुचित मानसिकता है वो राजाओं की देखने को मिलती है। और जो आदिकालीन काव्य है वो सर एक दृष्टिकोणीय न होकर के बहुदृष्टिकोणीय है। और अनेक और भी विशेषताएं इसमें सर हो सकती हैं। जी सर। आदिकाल नामकरण किस आलोचक के द्वारा दिया गया है? जी सर, आदिकालीन जो आदिकाल का आदिकाल जो नामकरण है वो आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के द्वारा किया गया। जी, उन्होंने एक कथन कहा है कि आदिकाल नामकरण से श्रोताओं को एक भ्रम होगा। तो वो कौन सा भ्रम होगा और उसका निवारण क्या दिखाते हैं वो? जी सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आदिकाल से उनका मत था कि आदिकाल से वो मतलब आदि हर चीज को आदि मान करके, लेकिन उनका जो उन्होंने भ्रम का निवारण उन्होंने जो किया था, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि आदि शब्द का अर्थ है वो प्रारंभ से मानते हैं। तो हिंदी साहित्य का या किसी एक स्वरूप का हर चीज का प्रारंभ वो मतलब शैलीगत प्रारंभ मान सकते हैं, भाषागत प्रारंभ मान सकते हैं। सब चीज से आदि का उन्होंने शब्द का है वो बहुदृष्टिकोण या एकांगी न लेकर के बहुपक्षीय उन्होंने इस आदि शब्द का प्रयोग किया। जी। राष्ट्र साहित्य में आप राष्ट्र शब्द से क्या अर्थ लेते हैं? जी सर, विभिन्न विद्वानों के द्वारा रासो शब्द है वो विवादित रहा है इसकी उत्पत्ति के विषय में। नहीं, लेकिन एक मिनट सर, मैं उत्पत्ति के बारे में नहीं कहता हूँ कि भाई कहाँ से उत्पत्ति हुई, किस शब्द से हुई। मैं कहता हूँ राष्ट्रों से आप क्या समझते हैं, तात्पर्य जी क्या सर। है? जी 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 सर, हिंदी साहित्य के अंदर रासो शब्द है वो मूलतः वीर रसात्मक रचनाओं के लिए जो साहित्य लिखा गया है हिंदी में, जितना भी आदिकाल के अंदर उन जो साहित्य जो वीर रसात्मक रचनाएं हैं उनको रासो साहित्य में शामिल किया गया है।
तो क्या शिवराज भूषण को भी हम रासो कह सकते हैं? जी सर। जो भूषण की शिवराज भूषण रचना है वो भी वीर रस की ही है, तो उसको भी हम क्या रासो कह सकते हैं? जी सर, शिवराज भूषण रचना है वो वैसे रासो नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है या मेरा मत है सर, जो शिवराज भूषण है वो सर मुक्त छंद की रचना है, जबकि जितने भी रासो साहित्य है वो सर वो एक कथा के रूप में चलते हैं। जी सर, तो यो कहें कि भाई उसमें राजाओं का जो चरित्र गान है श्रृंगारिक वो और वीर रसात्मक, उसी को हम रासो कहेंगे। जी 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 सर, वो प्रबंधात्मक रचना के रूप में है, जबकि ये जो रचना है शिवराज भूषण, जहां तक जी मेरा जी विचार है सर, वो मुक्त मुक्त छंद की रचना है। जी। तो सिद्ध रासो अपने आदिकाल में सिद्ध और नाथ साहित्य में कोई दो अंतर बताइए सर आप। सर सिद्ध साहित्य है वो जो वाममार्गी थे, सिद्ध है वो, जबकि नाथ है वो वाममार्गी नहीं थे सर। और नारी साहचर्य को, जो सिद्ध है वो नारी साहचर्य को साधना का एक भाग मानते हैं, जबकि वो नारी नारी साहचर्य का विरोध में थे सर। यानी नाथ जो सिद्ध थे उनमें पंचमकार की प्रवृत्ति थी, जबकि सिद्धों सॉरी नाथों में है वो सर पंचमकार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। जी सर, तो क्या सिद्धों में रहस्यवाद था? जी सर। और आगे चल नाथों, करके नहीं मैं यो पूछना चाहता हूँ भी नाथों और सिद्धों दोनों में ही रहस्यवाद था या एक में ही था, नाथों में या सिद्धों में, नहीं स्पष्ट कर। नहीं सर, रहस्यवाद की जो तत्व है वो दोनों ही पंथों में मिलते हैं सर। जी सर। हाँ, आदिकाल में मेरा अगला प्रश्न है, आपके प्रिय कोई कवि हो तो नाम बताएं। जी सर, मेरे प्रिय कवि अमीर खुसरो आदिकाल में। जी, अमीर खुसरो की एक रचना है दो सूखने, उसे आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। सर दो सकुने का अर्थ सर, दो प्रश्न एक साथ किए जाते हैं और उनके साथ एक उत्तर होता है, जहां तक सर मैं याद कर पा रहा हूँ। उदाहरण। पत्ता पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा न था। जी, मेरे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, अगले साथी इंटरव्यू को जारी रखें। धन्यवाद सर। सरपत जी तैयार हैं? जी नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, हिंदी के 5 महत्वपूर्ण जीवित कवियों के नाम बताइए। जी, मृदुला गर्ग। जी मैम, आवाज आ पा रही है? जी सर बोलिए आप। हाँ, मृदुला मृदुला गर्ग, ममता कालिया, हेलो मैम। सर आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी जी जी, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, और अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। जी सर कोई बात नहीं। आप राजस्थान के कुछ कवियों के नाम बताइए। राजस्थानी हिंदी के? जी, चंद चंद्रधर हिंदी शर्मा साहित्य में, गुलेरी सर। हिंदी काव्य लेखन में जो वर्तमान में विद्यमान है, उन राजस्थानी कवियों के आप नाम बता दीजिए, एक दो जितने आपको याद आ रहे हो। अर्जुन देव चारण, मधु आचार्य आशावादी, नंद किशोर आचार्य, और इसी प्रकार से और हो सकते हैं। जी सर। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य और इतिहास में क्या अंतर है? जैसे कि
इतिहास होता है वो जो बीती हुई घटना है होती है उसका उसका ही उल्लेख कर पाता है, जबकि साहित्य में बीती हुई घटनाओं के साथ आगामी भविष्य के ऊपर भी प्रकाश डाला जा सकता है, या उसमें सब भविष्य में जो घटना संभावित है उस पर भी उसको भी ध्यान में रख करके साहित्य का निर्माण या लेखन किया जाता है। जी। आप हिंदी साहित्य की कौन सी पुस्तक पढ़ी है सर आपने, हिंदी साहित्य के इतिहास की? जी, मैंने रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा है, और जो नेट का जो द्वितीय पेपर आता है प्रतियोगिता साहित्य का, तो वो पुस्तक भी पढ़ी है मैंने। सर, हिंदी साहित्य के इतिहास में विविध लेखकों ने अनेकानेक ग्रंथ लिखे हैं, तो जी मैम। आपका प्रिय साहित्य ग्रंथ कौन सा रहा है और क्यों रहा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है, बच्चन सिंह का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इन सब में से आपका प्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा रहा और क्यों रहा? कोई कारण बताइए सर। किसे आप जी प्रामाणिक मानते हैं? कौन सा ग्रंथ आपको अच्छा लगता है? जी मैम, जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, हर आलोचक की या हर साहित्यकार की अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन सम्मिलित रूप से अगर कोई समग्र रूप से अगर मतलब सर्वोत्तम अगर किसी साहित्य इतिहास को माना जाए तो वो डॉक्टर नगेंद्र जी के जो इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो मुझे आप काफी अच्छा लगता है और वो काफी प्रामाणिक भी माना जाता क्या शुक्ल जी का इतिहास प्रामाणिक नहीं है? है। प्रामाणिक तो सभी है, लेकिन कुछ मतों को लेकर के विभिन्न विद्वानों में है वो मतभेद रहे हैं, और जहाँ तक डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उनमें उन सभी मतभेदों को या सभी जो अपवाद है उन अपवादों के ऊपर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण का प्रयास किया गया। कि नगेंद्र जी ने तो इतिहास ग्रंथ लिखा नहीं, सिर्फ संपादन किया है विविध जी मैम, ऐतिहासिक ग्रंथों उनके का उनके या विचारों का। संपादन में जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ है, जिनमें विभिन्न उनके अन्य साथियों का भी उन्होंने योगदान लेकर के उसको संपादित किया है, तो वो जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनके संपादकत्व में संपादित हुआ है वो प्रमाणिक और सर्वमान्य भी है, उनकी मान्यताओं को सभी विद्वानों ने प्राय स्वीकार किया। जी, अभी आपने एक आलोचना का नाम लिया था, आलोचना शब्द का। तो आप जी मैम। बताइए सर, इतिहास और आलोचना में क्या अंतर है? क्या अंतर जाता है आपको? इतिहास में जो इतिहास होता है वो तो बीती हुई घटनाओं का ही उल्लेख कर पाता है, यानी बीते मतलब भविष्य भूतकाल के अंदर क्या घटित हुआ था इसका ही वर्णन कर पाता है, जबकि आलोचना है उसके अंदर गुण दोष उसके सभी का उसके अंदर वर्णन है वो शामिल रहता है, और उसका जो आलोचक होता है उसका अपना व्यक्तित्व है और उसका विश्लेषण है, वो उसके आधार पर उसका विश्लेषण करता है। जी, साहित्य में कोई आलोचना ग्रंथ पढ़ा है आपने? जी मैम, नहीं पढ़ पाया हूँ अभी तक, क्षमा चाहता हूँ। भाषा में अभी राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात चल रही है। जी मैम। तो यदि राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल कर लिया जाता है, तो उससे राजस्थानी साहित्य या यहाँ के जो साहित्यकार हैं, उसका साहित्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या बदलाव आएँगे साहित्य में, यदि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो? में काफी प्रभाव मतलब राजस्थान वासियों के लिए सबसे बड़ा सुकून का अवसर होगा, और इससे अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलती है तो यहाँ के लाखों जो नौजवान हैं उनको, और जो बेरोजगार भाई हैं अपने बहनें हैं उनको भी रोजगार के अवसर है वो उपलब्ध होंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस अगर 8वीं अनुसूची मान्यता मिलती है तो बच्चे हैं उनको, जैसे कि अभी जो नई शिक्षा नीति आई उसके अंदर भी मातृभाषा में शिक्षा देने का 5वीं तक अभी सरकार ने ऐलान किया है, लेकिन अगर राजस्थानी को मान्यता मिलती है तो। सर, मैं रोकना चाहूँगी आपको। मेरा प्रश्न था साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो साहित्य लेखन निरंतर चलता रहता है साहित्यकारों के द्वारा, उस पर क्या जी प्रभाव दिखाई देगा, यदि 8वीं जी जी अनुसूची में शामिल किया जाता है राजस्थानी भाषा को तो? जी जी, जो अभी साहित्य हालांकि अनवरत प्रक्रिया है चलती रहती है, अगर लेकिन राजस्थानी भाषा को अगर मान्यता मिलती है तो इसमें और ज्यादा नए लेखक है वो और ज्यादा रुचि के साथ और ज्यादा उत्साह के साथ इस साहित्य में अपना योगदान देंगे और इस साहित्य की यज्ञ को और ज्यादा पूर्णाहुति देने में अपना योगदान दे सकेंगे। जी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो एक तो उनका जो कालक्रम का जो निर्धारण है, इसका प्रारंभ का कभी किस स्थान से इसको प्रारंभ माना जाए, किस कवि को प्रथम माना जाए, इसकी प्रारंभ की इसकी भाषा थी तो उसका स्वरूप बदलता गया। तो प्रारंभ में इसकी भाषा पहले अपभ्रंश के कुछ मतलब विद्वान है वो अपभ्रंश के जो रचनाएं उनको भी हिंदी के आदिकाल में शामिल कर लेते हैं, कुछ विद्वान इसके पक्ष में हैं, कुछ विरोध में हैं। तो इस प्रकार की अनेक समस्याएं मैडम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में देखने को मिलती है। जी, शुक्ल जी ने जब इतिहास ग्रंथ लिखा था तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई थी या क्या समस्या रही थी, प्रमुख जो समस्या रही उसे बताइए सर। जी, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में शुक्ल जी को विशेष रूप से तो आदिकाल का जो कालक्रम निर्धारण किया था उन्होंने 1050, तो उन्होंने वो जो धार्मिक रचनाएं जो सिद्धनाथ पंथ की जो रचनाएं थी सिद्धों और नाथों की, उन्होंने वो धार्मिक कह करके उस साहित्य को नकार दिया था, जबकि वो तो हिंदी साहित्य का अपना साहित्य था। तो उसके बाद में हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने उस बात का खंडन करते हुए कहा था कि अगर इस प्रकार से धार्मिक साहित्य मात्र किसी साहित्य को धार्मिक साहित्य मात्र कह देने से अगर वो साहित्य की श्रेणी से हट जाता है तो फिर तो भक्ति काल को पूरा ही हिंदी साहित्य के इतिहास से हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कुछ अनेक समस्याएं थी जो आगे चल करके विद्वानों ने उसको आरोपित भी किया और उसका दूसरी तरीके से उन्होंने आलोचित और विश्लेषित किया। जी सर, बहुत बढ़िया, मेरे प्रश्न समाप्त होते हैं और आपका साक्षात्कार संपन्न हुआ। थैंक यू मैम, धन्यवाद। धन्यवाद सर।